राजेश डोलस की स्विफ्ट को सूर्या नाम के अमर नायक के एक बॉडीगार्ड ने पहचाना, जो कि सिगरेट का पैकेट खरीदने इमारत से बाहर निकला था। डोलस बॉस की स्विफ्ट वहाँ काय वास्ते खड़ेली थी, उसने मनी मन सोचा। ऊपर तो बॉस आया नहीं था, आया होता तो उसको खबर होती। कार उधर पार्क करके कहीं और चल दिया। काय को पहले कहीं और का काम करता, फिर इधर आता। उत्सुकता और संशय के बीच झूलते उसने कार के एक शीशे में से भीतर झाँका तो उसके प्राण कांप गए। देवा, बार बार उसके मुंह से निकला। देवा रे। उसने सोलंके बॉस का फ़ोन खड़काया। सोलंके जैसे उड़कर वहां पहुंचे। गार्ड ने एक कांपती उंगली स्विफ्ट की पिछली सीट की ओर उठाई। सोलंके ने भीतर झाँका तो थोड़ी देर के लिए वो भी जैसे जड़ हो गया। फिर उसने खुद को संभाला और कार का ड्राइविंग साइड का दरवाज़ा ट्राई किया। दरवाज़ा लॉक नहीं था। दरवाज़ा खोलकर वो भीतर दाखिल हुआ। उसने गौर से लाशों का मुआयना किया तो पाया कि तीनों को बहुत करीब से शूट किया गया था। राजेश डोलस को उसने तत्काल पहचाना। बाकी दो की बाबत उसे कोई शंका नहीं थी कि वो डोलस के आदमी थे। उसे इस बाबत भी कोई शंका नहीं थी कि रत्नेश पाटिल को टपकाने गया डोलस पाटिल की किसी सुपीरियर काउंटर मूव का शिकार हो गया था और अपने दो साथियों समेत जान से हाथ धो बैठा था। भाईगिरी के खेल में ऊंच नीच होती ही थी, लेकिन एक कल के गैंग की इतनी दीदा दिलेरी नायक को हजम नहीं होने वाली थी। लाशें नायक के ठिये तक पहुंचाने वाली जुर्रत नहीं बख्शी जाने वाली थी। अब लाशें वहां से हटवाने से भी बड़ी जिम्मेदारी नायक को वो खबर सुनाने की थी। एक अरसे से इतनी बड़ी चोट, इतनी दीदा दिलेरी उसे किसी ने नहीं पहुंचाई थी। वो शिफ्ट से बाहर निकला और सूर्या से मुखातिब हुआ। जो काम करने निकला था उसे अभी भूल जा। कार में बैठ और इसे यहाँ से कहीं दूर छोड़ के आ। चाबी इग्निशन में ही है, बरोबर? सूर्या ने सहमति में सिर हिलाया। ऐसे काम की रूटीन ड्रिल तेरे को मालूम क्या? मालूम बॉस, सूर्या बोला। कहीं उंगलियों के निशान नहीं छोड़ने का। शाबाश। कोई प्रॉब्लम हो तो मेरे को फ़ोन लगाना, मैं खुद पहुँचेगा तेरे पास। कोई प्रॉब्लम नहीं होने का बॉस, सूर्या पूरे विश्वास के साथ बोला। ऐसा काम मैं कोई पहली बार नहीं करेगा, कोई प्रॉब्लम नहीं होने का। बढ़िया, निकल ले। सूर्या फुर्ती से कार की ड्राइविंग सीट पर सवार हुआ। बड़ी दक्षता से उसने कार का इग्निशन ऑन किया, उसे गियर में डाला और कार को रोड पर दौड़ा दिया। सोलंकी कई क्षण वहां ठिठका खड़ा रहा। वो इस बात को नहीं नकार सकता था कि दुबई गैंग साफ उन पर भारी पड़ रहा था। कुछ बैलेंस बनाने के लिए बिग बॉस ने रत्नेश पाटिल को टपकाने का बड़ा निर्णय लिया था, तो बाजी उलट पड़ गई थी। राजेश डोलस जैसा इंपॉर्टेंट और टपकाने में तजुर्बेकार भिड़ू खुद टपक गया था। कैसी विडंबना थी कि शुरुआती कामयाबी उन्हें हासिल हुई थी। उनका 60 किलो सोने से लदा हाईजैक ट्रक वापस आ गया था और उस घृष्टता के लिए जिम्मेदार भिड़ू टपका दिया गया था। फिर भी ज़्यादा जवाबी चोटें दुश्मन ने उन्हें पहुंचाई थी। सोने का ट्रक हाईजैक करने की जरूरत की। बेंजामिन कोस्टा और तपन शाह को ऑफ किया। राजेश डोलस का विकेट लेकर नायक का मेजर नुकसान किया। पर यह मानने को वो अभी भी तैयार नहीं था कि थोड़े ही अरसे में दुबई गैंग इतना मजबूत और ताकतवर हो गया था कि किसी से भी इरादतन पंगा लेने की हिम्मत रखता था, जुर्रत कर सकता था। मनी मन नायक की प्रतिक्रिया की कल्पना करता वो इमारत में वापस दाखिल हुआ। थानेदार सुबह 15 मंजिला इमारत के टॉप फ्लोर पर पहुंचा। उसके साथ दो सशस्त्र हवलदार थे। नीचे दर्जन भर पुलिस वाले मौजूद थे। वो पहले ही पता कर चुका था कि अमर नायक उस घड़ी वहां मौजूद था। उस पूछताछ को उसने छुपाया भी नहीं था, इसलिए अंडरवर्ल्ड डॉन को भी पुलिस की आमद की खबर थी। हाकिम के खामोश निर्देश पर एक हवलदार ने आगे बढ़कर कॉल बेल का बटन दबाया। हमेशा की तरह तारानाथ ने दरवाज़ा थोड़ा सा चौकट से अलग करके बाहर झाँका, फिर तत्काल दरवाज़ा बंद किया। बाप पुलिस, वो सस्पेंस भरे स्वर में बोला। सोलंकी तुरंत दरवाजे पर पहुंचा। तू जा, वो बोला, और कोई चाय पानी का इंतज़ाम कर। तारानाथ खामोशी से वहां से रुखसत हो गया। सोलंकी ने दरवाज़ा खोला। उसने हाकिम का अभिवादन किया और दरवाजे पर से एक और हटा। पुलिसियों ने भीतर कदम रखा। अमर नायक ने सरकारी मेहमानों को अपने ऑफिस नुमा कमरे में रिसीव किया। मैं इंस्पेक्टर सदाशिव राजा राम सर्वे, हाकिम बोला। एसएचओ दादर वेस्ट स्टेशन हाउस। मालूम, नायक भावीन सल लहजे से बोला। बैठो। शुक्रिया। हाकिम उपलब्ध विजिटर्स चेयर पर में से एक पर बैठा। उसके दोनों हवलदार अदब से उसके पीछे बंद दरवाजे के करीब खड़े रहे। सोलंकी अपने बॉस की चेयर के पहलू में मुस्तैद खड़ा था। चर्च गेट का अपना थाना है, सोलंकी बोला। ऑल द वे दादर वेस्ट से आए आप? सर्वे ने अप्रसन्न भाव से सोलंकी की तरफ देखा। ऐसे लुक नहीं देने का, नायक शुष्क लहजे से बोला। सोलंकी मेरा डिप्टी, बोले तो नंबर 2। कुछ ये पूछा या मैं पूछा, एक ही बात क्या? मैं जिस केस की तफ्तीश पर हूँ, सर्वे कठिन स्वर में बोला, वो मेरे थाने का है। मैं अपने केस की तफ्तीश में मुंबई में कहीं भी जा सकता हूँ, बल्कि सारे महाराष्ट्र में कहीं भी जा सकता हूँ। फौजदारी के गंभीर केस की तफ्तीश पर थानों की हदबंदी लागू नहीं होती। इसलिए तुम ये टेम चर्चगेट के इलाके में? हाँ। इसलिए यहाँ मेरे सामने बैठे लाए? हाँ। मैं तो मेरे किसी फौजदारी के केस की तफ्तीश की जद में हूँ। हो सकते हो।
इसलिए दो हथियारबंद मातहतों के साथ यहाँ हैं। हथियारबंद कौन बोला? हर बात कहनी नहीं पड़ती, तुम बोलो। जब मैं बोला वो बंडल। इनकी मौजूदगी प्रोसीजरल है। कोई थानाध्यक्ष तहकीकात पर निकले तो ऊपर से उसे हिदायत होती है कि वो कहीं अकेला ना जाए। ये सोलंके बोला। मिस्टर नायक का लेजिटिमेट बिजनेस ऑफिस है। जानकर खुशी हुई। यह जानकर और भी खुशी होगी जब पता लगेगा कि किस कारोबार का बिजनेस ऑफिस है। तो मेरे को नायक बोला, इधर कोई खतरा होना हो सकता है। जान का खतरा? वो भी फेंकता है, बॉम्ब मारता है। सुरभि ने लापरवाही से कंधे उचकाए। तारुफ काफ़ी हो चुका तारुफ काफ़ी हो चुका है सचो साहब, सोलंके बोला। अब मतलब की बात पर आए तो कैसा रहे? मैं पसंद नहीं करता, सुरभि शुष्क स्वर में बोला, कि कोई मुझे ज़ुबान दे, कोई मुझे प्रॉम्प्ट करने की कोशिश करे। सोलंके ने नायक की तरफ देखा। नायक ने उसे कोई गुप्त इशारा किया, जिसके फलस्वरूप सोलंके बदले स्वर में बोला, आई एम सॉरी सर, प्लीज़ टेक योर ओन टाइम। थैंक यू। सुरभि जानबूझकर कुछ ठटका, फिर बोला, कभी मुंबई में अमर नायक नाम का एक अंडरवर्ल्ड डॉन हुआ करता था। आप उसके बारे में कुछ जानते हैं? नायक ने घूर कर उसे देखा। अमर नायक कॉमन नाम है, अमर भी और नायक भी। इस वास्ते सोचा शायद नामों में कोई समानता। उस पर कभी कोई केस बना था? नहीं। कभी गिरफ्तार हुआ था? नहीं। कभी एफआईआर दर्ज हुई थी? नहीं। अमर नायक एक ही है मुंबई में, और वो मैं है। सुनी सुनाई बातों के दम पर मेरे पर कोई उल्टा सीधा इल्ज़ाम लगाए तो नतीजा गंभीर होगा। नायक एक क्षण झटका, फिर बोला, तो मेरे वास्ते जनाब, मालूम मेरे को। अभी मेरे अमर नायक होने में प्रॉब्लम तो मेरे को कोई नहीं। बढ़िया, आगे? सर्वे ने वर्दी की जेब से तय किया हुआ फुल स्केप पेपर निकाला। बड़े यत्न से उसके बल निकाले, फिर उसे नायक के सामने रखा। ये क्या है? नायक तनिक हड़बड़ाया। आप देखिए, सर्वे बोला। कंप्यूटर पुल आउट है, सोलंके बोला। ग्राफिक आर्टिस्ट का बनाया किसी के फेस का स्केच है। किसके? सर्वे बोला। सोलंके ने अपने बॉस की तरफ देखा। आप स्केच में उकेरी गई सूरत को पहचानते हैं? सर्वे नायक से मुखातिब हुआ। नहीं, नायक बोला। इतनी जल्दी जवाब ना दीजिए, ज़रा गौर से सूरत को देखिए और फिर जवाब दीजिए। ये पुलिस इंक्वायरी है। महकमा आपसे उम्मीद करता है कि इंक्वायरी में आप उसकी मदद करेंगे। सर्वे एक क्षण ठटका, फिर बोला, एक नेक शहरी की तरह, जो कि कभी गिरफ्तार ना हो, जिस पर कोई केस दर्ज ना हो, कोई एफआईआर ना हो। नहीं, मैं ये सूरत नहीं पहचानता। नायक बड़े सब्र से बोला। ऐसे प्रिंट आउट की एक्यूरेसी, सोलंके बोला, गवाह पर उसकी एक्यूरेट रिलैक्सेशन पर डिपेंड करती है। ठीक, अब ये देखिए। उसने प्रिंट आउट की बगल में एक 4x6 इंच साइज़ का ब्लैक एंड वाइट कैमरा प्रिंट रखा। इसके बारे में क्या कहते हैं? पहचानते हैं? नायक और उसके डिप्टी दोनों ने देखा कि वह समीर केतकर की शक्ल का क्लियर कैमरा प्रिंट था। प्रिंट बगल में रखा होने की वजह से अब ग्राफिक आर्टिस्ट का बनाया स्केच भी साफ केतकर का लग रहा था। कैमरा प्रिंट आपके पास था, सोलंके बोला, तो कंप्यूटर से स्केच बनवाने की क्या ज़रूरत थी? प्रिंट बाद में हासिल हुआ था, सर्वे सादगी से बोला। शायद आपको ना मालूम हो, पुलिस का एक महकमा रीजनल क्राइम रिकॉर्ड ब्यूरो भी होता है, जो कि आजकल पूरी तरह से कंप्यूटराइज्ड है। ये कंप्यूटर पुलआउट ब्यूरो में भेजा गया था, तो हमें बमय से कैमरा फ़ोटो तुरंत जवाब हासिल हुआ था, जिससे हमें पता चला था कि यह आदमी सज़ा याफ्ता मुजरिम था। रत्नागिरी में ये एक एटीएम खोलने की कोशिश करता पकड़ा गया था और इसे 3 साल की सज़ा हुई थी। आजकल ये समीर केतकर के नाम से जाना जाता है, जबकि इसका असली नाम बशीर हक्सर है। कैमरा प्रिंट में और ग्राफिक स्केच में जो फ़र्क है वो ये है कि प्रिंट में चेहरा क्लीन शेप्ड है, स्केच में मूछें हैं। प्रिंट में बाईं आंख और नाक के बीच मटर के दाने के साइज़ का काला मस्सा है। स्केच में बिड़ू की नाक पर मोटे फ्रेम का प्लेन ग्लासेस वाला चश्मा है, जिसकी वजह से मस्सा दिखाई नहीं देता। और प्रिंट और स्केच में हेयर स्टाइल जुदा है। आप कहिए, क्या कहते हैं आप इसके बारे में? कुछ नहीं, कुछ तो कहिए। क्यों भला, हम नहीं जानते ये कौन है? अभी सिर्फ 1 घंटा पहले ये आदमी बशीर अख्तर उर्फ समीर केतकर इस इमारत में दाखिल होता देखा गया था। तो 15वें माले पर पहुंचा था, मेरे पास आया था। आप बताइए। अरे, तुम 3 सितारा वाला इंस्पेक्टर है, थानेदार है, तुम बोलो, तुम पता लगाओ किधर गया। 15 माले की बिल्डिंग में बिडू किधर भी गया हो सकता है, खास इस जगह पर क्यों जोर है तुम्हारा? आपका मुलाजिम था, माथा पे रेला है, वो अभी भी यहाँ मौजूद हो सकता है। ऐसा? हाँ, आजकल भाई लोग कायदा कानून पुलिस से ज़्यादा जानते हैं, इसलिए कहने की ज़रूरत नहीं है कि मुजरिम को पनाह देना भी जुर्म होता है। दफ़ा 212 लगती है। 3 से 5 साल तक की सज़ा का प्रावधान है। लगती होगी, हमें क्यों बता रहे हो? आपको नहीं मालूम? नहीं, नहीं मालूम। ठीक है, नहीं मालूम तो नहीं मालूम। सर्वे एक क्षण ठटका, फिर बोला, आपके और आपके डिप्टी के अलावा और कौन है यहाँ? एक नौकर है, तारानाथ नाम का, यहीं रहता है। घंटी बजी थी तो उसी ने दरवाज़ा खोला था। सोलंके बोला। उसको बुलाने की ज़रूरत न पड़ी, तारानाथ खुद ही आ गया। वो एक ट्रे उठाया था जिसमें 5 कप चाय और 1 प्लेट बिस्किट थे। दोनों हवलदारों ने
और सोलंकी ने चाय लेने से इनकार कर दिया तो तारानाथ ने इंस्पेक्टर को और नायक को चाय सर्व की। दोनों के बीच में बिस्कुट की प्लेट रखी। तारानाथ, नायक बोला, मेरा निजी नौकर, इससे कुछ पूछना है तो पूछो, बेहिचक जवाब देगा। कुछ नहीं पूछना, जबरन मुस्कुराता सुरभि बोला, खाली जानना था कि फ्लैट में और कौन था। जान लिया? जी हाँ, शुक्रिया। अब मेरे को पूछना है। जी। मेरी तरफ देख। नायक तारानाथ की ओर घूमकर कर्कश स्वर में बोला। तारानाथ ने निसंकोच अपने एम्प्लॉयर की तरफ सिर उठाया। मेरे, सोलंकी और तेरे अलावा यहाँ और कौन है? और तो कोई नहीं, वो सहज स्वर में बोला। कोई इधर आया और तूने उसको छुपा के रखा तो बोल दे। इधर कोई नहीं आया। पक्की करके बोलता है? हाँ बाप। जो बोला वो गलत निकला तो बहुत बुरा अंजाम होगा तेरा। गलत क्यों निकलेगा बाप? मेरे से सवाल करता है? बाप, मैं खाली बोला कि अंदर मेरे अलावा कोई नहीं। इंस्पेक्टर को बता। अंदर मेरे अलावा कोई नहीं, तारानाथ इंस्पेक्टर की तरफ घूमकर बोला। बड़ा फ्लैट है, सुरभि बोला। तेरी जानकारी बिना भी कोई भीतर हो सकता है? हो सकता है, क्यों नहीं हो सकता? यहाँ सारे अंधे ही तो बसते हैं। नायक एकाएक उठ खड़ा हुआ। बरामद करो सब मिलके। नीचे जो साथ है उनको भी बुला लो। चूहा तो नहीं जो किसी बिल में छुप गया होगा। मैं, मेरा डिप्टी और मेरा नौकर बाहर खड़े लें, तभी अंदर आएंगे जब आके बोलोगे कि पकड़ लिया। चल सोलंकी, चल तारानाथ, बैठ जाइए। अब क्या हुआ? वो यहाँ नहीं है, होता तो आप खुद इतनी फराग दिली से तलाशी की पेशकश ना कर रहे होते। बैठ जाइए प्लीज़। नायक वापस अपनी एग्जीक्यूटिव चेयर पर ढेर हुआ। नौकर को रुखसत कीजिए। अपनी ट्रे के साथ तारानाथ भीतर चला गया। चाय पियो, पीछे सोलंकी बोला, ठंडी हो जाएगी। सहमति में सिर हिलाते सुरभि ने चाय की तरफ तवज्जो दी। कब देखा था आपने इस वीडियो को? सोलंकी ने तब भी मेज पर पड़े कंप्यूटर स्केच और कैमरा फोटोग्राफ की ओर इशारा किया। इस बिल्डिंग में दाखिल होते? हमने नहीं देखा था, सुरभि बोला। मुखबिर ने खबर की थी, हमने खबर पर अमल किया था। दादर से यहाँ आके? हाँ, क्यों? उड़ के आए? उड़ के आने में भी टाइम लगता है। नहीं, उड़ के नहीं आए। सायरन वाली पुलिस जीप पर आए, 25 मिनट लगे। वैसे मेरे को मालूम तुम ये स्टोरी क्यों कर रहे हो। अगर समझते हो पुलिस के पहुंचने तक वो बिड़ू यहाँ के जा चुका होगा तो गलत समझते हो। जो हमारा खबरी था उसकी हर वक्त इस बिल्डिंग की लॉबी पर निगाह थी। वो गारंटी करता है एक बार भीतर दाखिल होने के बाद उस बिड़ू ने बिल्डिंग से बाहर कदम नहीं रखा था। पीछे भी एक रास्ता है। जब रास्ते की खबर है तो इस बात की भी खबर होनी चाहिए कि वो रास्ता हमेशा बंद रहता है। बहुत ही सख्त ज़रूरत हो तो खोला जाता है। उस बिड़ू की हक्सर उर्फ केतकर की ज़रूरत सख्त थी तो बोलो ऐसा। बोलने की जगह सोलंकी परे देखने लगा। आप? सुरभि नायक की तरफ घूमा। इस फ्लैट में कब से हैं? 2.25 साल से, नायक बोला। बाजू में एक और फ्लैट है, ऑक्यूपेंट से। उसमें रहने वाले बाशिंदों से वाकिफ़ हैं? नहीं, कभी किसी की शक्ल नहीं देखी। ऐसा क्यों? बंद पड़ा है, सुना है मालिक सूरत में है, डायमंड मर्चेंट है। इधर ऑफिस खोलने का प्रोग्राम बनाया था, इसी वजह से फ्लैट खरीदा था, लेकिन ऑफिस नहीं खुला था। क्यों नहीं खुला था ये तो वही बता सकता है। इधर केयर टेकर की क्या पोजीशन है ही नहीं। मेरे जैसे 2-4 को छोड़कर सब छोटे छोटे ऑफिस हैं। सब ने चपरासी रखे हुए हैं, ज़रूरत ही नहीं किसी को केयर टेकर की। छोटे मोटे ऑफिस क्यों? आपका फ्लैट तो बहुत बड़ा है। 2 को जोड़ के 1 किया। बाजू का फ्लैट भी ऐसे ही 2 को जोड़कर 1 किया गया था। हाँ, मैंने ऐसा होते देखा था, इस वास्ते मालूम। यानी टॉप के माले के 2 फ्लैट ही बहुत बड़े हैं, बाकी हर एक माले पर 4 फ्लैट हैं। एक एक फ्लैट में घुस के तो नहीं देखा, पर सुना ऐसी चीज़। ग्राउंड फ्लोर पर रोलिंग शटर देखे मैंने। वहाँ क्या है? गोदाम है। किस सामान का? किसके कब्जे में? नायक ने सोलंकी की तरफ देखा। फर्नीचर का गोदाम है, सोलंकी बोला, हमारे कब्जे में। अब आप लोग फर्नीचर के धंधे में? नहीं, कैटरिंग के धंधे में। साथ का धंधा, एसोसिएटेड ट्रेड, टेंट डेकोरेशन का है। फर्म का नाम छत्रपति डेकोरेटर्स एंड कैटरर्स। हाँ, कैसे जाना? कोई बोर्ड तो है नहीं, किसी शटर पर भी नहीं लिखा हुआ। मंगलवार दोपहर बाद यहाँ एक बड़े साइज़ का ट्रंक डिलीवर हुआ था। एग्जैक्ट साइज़ बोले तो 3.5 फुट गुना 3 फुट गुणा 3.25 फुट। ट्रक मुस्तफ़ा बाज़ार भाई कला के ख्याली ट्रंक हाउस से ख़रीदा गया था। ख़रीदार ने डिलीवरी के लिए यहाँ का पता लिख के दिया था और ख्याली ट्रंक हाउस की तरफ से एक टेम्पो वाले ने ट्रंक यहाँ डिलीवर किया था। यहाँ से मेरा मतलब है नीचे गोदाम में। नहीं हो सकता, नायक तनिक आवेश से बोला। एक मिनट एक मिनट, सोलंकी जल्दी से दखल अंदाज हुआ। खरीदार ने पता किसको लिख के दिया था? ट्रंक हाउस के मालिक को या टेम्पो वाले को? ट्रंक हाउस के मालिक को। नाम हाजी इंतकाब बेग ख्याली। एक क्षण के लिए सोलंकी के अपने बॉस से निगाह मिली। तत्काल नायक ने ऐसे सिर हिलाए जैसे निगाह का मर्म उसकी समझ में आ गया था। ट्रंक नीचे रिसीव किसने किया था? सोलंकी वापस इंस्पेक्टर की ओर घूमा। उसी ने जिसने ऑर्डर दिया था, सुरभि बोला। ट्रंक हाउस के मालिक हाजी इंतकाब बेग ख्याली को ट्रंक की पेमेंट की थी और डिलीवरी के लिए पता मुहैया कराया था। मालिक से ही कागज़ कलम लेकर उसने डिलीवरी का पता लिखा था और कागज़, छोटा सा बोले तो पर्ची, मालिक के सुपुर्द किया था। यह है वो पर्ची।
सुरभि ने पर्ची नायक के सामने मेज पर रखी। सोलंकी ने पर्ची उठाई, क्षण भर को नायक को दिखाई, फिर खुद उसका गंभीर मुआयना करने लगा। जो मैंने कहा, सुरभि बोला, उसमें यह बात भी जोड़ो कि ट्रंक हाउस के मालिक ने पुख्ता तस्दीक की है कि यही। सुरभि ने मेज पर पड़ी तस्वीर पर तर्जनी उंगली से दस्तक दी। वो बिड़ू था जिसने ट्रंक खरीदा था और उसे चर्च गेट के इस पते पर डिलीवर किए जाने का इंतज़ाम किया था। अब ये भी कहोगे कि नायक के सर में व्यंग कप उठा है। टेम्पो वाला इधर डिलीवरी का गवाह है, वो डिलीवरी लेने वाले बिड़ू की शिनाख्त कर सकता है? नहीं कहूँगा। क्यों? ऐसी कोई नौबत आने से पहले वो टेम्पो वाला रोड एक्सीडेंट का शिकार हो गया था और अपनी जान से हाथ धो बैठा था। कब? मंगलवार को, उसी दिन जिस दिन ट्रक यहाँ डिलीवर हुआ था। बल्कि यूँ समझिए कि वो डिलीवरी आखिरी काम था जो अपनी मौत से पहले उसने किया था। गवाह के बिना भी ये बात पूरी मजबूती के साथ स्थापित है कि ट्रंक का खरीदार समीर केतकर और बशीर अख्तर था और ट्रंक यहाँ डिलीवर हुआ था। ट्रंक यहाँ डिलीवर हुआ था तो फिर उस लाश का मुकाम भी इधर था जो उस ट्रंक में ढोई गई थी। आप कबूल करते हैं कि उधर एक कत्ल हुआ था और इतने बसे हुए इलाके में से लाश निकालने के लिए उस ट्रंक का इस्तेमाल हुआ था? माथा फेरेला है। मकतूल एक दूसरे गैंग का था, उससे आपकी कोई ज़ाती अदावत थी? कौन दूसरा गैंग? आप बताइए। मैं कैसे बताऊँ? मैं भाईगिरी के कारोबार में नहीं हूँ। ओहो, यानी 900 चूहे खा के बिल्ली हज को चली? इंस्पेक्टर, सोलंकी तलखी से बोला, माइंड योर लैंग्वेज। मेरी लैंग्वेज को कुछ नहीं हुआ है। कुछ हुआ है तो तुम्हारी इस वक्त की सोच समझ को हुआ है। लेकिन खैर, मैं बात को दूसरे सिरे से पकड़ता हूँ। तो जनाब, सर्वे नायक से संबोधित हुआ, आपका कहना है कि आप स्केच या प्रिंट वाले शख्स को नहीं पहचानते। ये आपका मुलाजिम नहीं। आप नहीं जानते ये कौन है, ठीक? एक ही बात बार बार, नायक चिढ़कर बोला, बार 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 बार। सॉरी, मैं नई बात करता हूँ। तो बाजू का फ्लैट किसी डायमंड मर्चेंट के पोजीशन में है और एक अरसे से बंद है। हाँ, मैं उस फ्लैट के भीतर निगाह डालना चाहता हूँ। ये मुमकिन नहीं जनाब, मैं पुलिस हूँ। जब मैं कहता हूँ कि मैं उस फ्लैट को भीतर से देखना चाहता हूँ तो बनाऊँगा नामुमकिन। क्या करोगे? सर्वे ने उत्तर ना दिया। वो अपने मातहतों की ओर घूमा और अपने कठोर पुलिसिया मिजाज का इजहार करता बोला, नीचे से और आदमी बुलाओ, बाजू के फ्लैट के मेन डोर का ताला तोड़ना है। क्या? नायक भौचक्का सा बोला। आप क्यों हैरान हो रहे हैं? आपका क्या दखल है इसमें? तुम ऐसा नहीं कर सकते। कौन रोकेगा मुझे? ये गैरकानूनी है। इस वक्त मैं ही कानून हूँ। नायक और उसका डिप्टी एक दूसरे का मुंह देखने लगे। बाजू के फ्लैट में क्या होता है उससे आपका क्या लेना देना है? मेरा एक्शन अगर गलत है तो ये पुलिस के और फ्लैट के ओनर डायमंड मर्चेंट के बीच की बात है। आप क्यों परेशान होते हैं? वो हमें बोल के गया था कि उसकी गैर हाजिरी में हम उसके फ्लैट का ध्यान रखें। कब बोल के गया था? आप तो कहते हैं कि आपने कभी उसकी शक्ल नहीं देखी। नायक हड़बड़ाया, फिर नाहक भड़का, मैं तो मेरी वर्दी उतरवा देगा। क्यों भला? आपका तो मैंने कोई बुरा नहीं किया। तो मेरे को ऐसी हरकत का कोई अख्तियार नहीं है। सारे अख्तियार मवालियों के, गुंडे बदमाशों के, भाई लोगों के हिस्से में नहीं आते। मैं अख्तियार से बाहर कुछ करूँगा तो क्या होगा? नौकरी से निकाल दिया जाऊँगा। आपकी ज़ुबान में वर्दी उतर जाएगी मेरी। मानना नहीं मेरे को? जब ऐसा होगा तो फिर इधर आ जाऊँगा और बोलूँगा। सर्वे का स्वर नाटकीय हुआ, बाप तो मेरी शरण में आया तो मेरे कदमों में जगह मांगता है, मैं देना जगह? ये क्या कह रहा है? सर्वे एकाएक उठ खड़ा हुआ। वो अपने मातहतों की तरफ घूमा और कड़क कर बोला, अभी यहीं हो? क्या बोला मैं? क्या करने का? बौखलाए से दोनों हवलदार बाहर की ओर लपके। ठहरो, सोलंकी बोला, अभी 1 मिनट ठहरो। हवलदारों ने सुरवे की ओर देखा। सुरवे का सिर एक बार ऊपर नीचे हिला। दोनों हवलदार ठिठक कर खड़े हो गए। सोलंकी नीचे झुका। उसने अपने बॉस के कान में कुछ खुसर पुसर की। नायक का सिर सिर्फ एक बार इनकार में हिला, बाकी बार गर्दन ऊपर नीचे ही चली। इनको बाहर भेज, आखिर नायक बोला, अपने हुक्म की तामील के लिए वैसे ही बाहर भेज। क्यों? सुरवे बोला, अभी जानेगा ना। हर बात हर किसी के सुनने लायक तो नहीं होती ना, या होती है? नहीं, अभी समझा। सुरवे ने मातहतों को इशारा किया। दोनों खामोशी से बाहर निकल गए। अब बोलो, पीछे सुरवे बोला, तू बोल, क्या मांगता है? मैं क्या मांगता हूँ? मैं समझा नहीं। समझता है सब, हेड़ा बन के ना दिखा। पुलिस वाला है, तेरे को तो गुलदस्ते की सूंग 1 मील से लगती हो ना। अच्छा वो? हाँ वो बोले तो समीर केतकर उस फ्लैट में? हाँ। अभी तो आप कह रहे थे कि आप स्केच और तस्वीर वाले शख्स को नहीं पहचानते। आप नहीं जानते वो कौन है? मैं तो ये भी कह रहा था कि तेरी वर्दी उतरवा दूंगा। ठीक, कुछ गैर ज़रूरी बोल गया मैं। अभी बोलो, वो फ्लैट किसी डायमंड मर्चेंट के नहीं, तुम्हारे पोजीशन में? हाँ। और कौन है वहाँ? मेरे बॉडीगार्ड्स हैं। अब वो बातें छोड़, अपने मतलब की बात पर आ। क्या मांगता है? 50। माथा फेरेला है? कत्ल का मामला है जो नीचे तुम्हारे गोदाम में हुआ। मैं नहीं पूछूंगा किसने किया, भले ही ट्रंक के खरीदार ने किया हो, भले तुम्हारे अंडर में चलने वाले किसी गार्ड ने, किसी प्यादे ने किया हो, और भले ही। सर्वे एक क्षण पर ठिठका, फिर बोला, अंडर में चलाने वाले ने किया हो। क्या? नायक ने जवाब ना दिया।
एक बार मैं उसे गिरफ्तार करके ले गया तो उससे यह कबूलवाना मेरे लिए चुटकियों का काम होगा कि कत्ल उसने किया। उसने नहीं किया तो किसने किया? उससे भी आसान काम होगा उसके हैंडराइटिंग का नमूना हासिल करना और उसका मिलान यहाँ का पता लिखी इस चिट से करना जो उसने डिलीवरी की हिदायत के साथ ट्रंक हाउस के पास छोड़ी थी। यूँ निर्विवाद रूप से साबित होगा कि ट्रंक का खरीदार केतकर था। डिलीवरी यहाँ रिसीव की गई थी तो वह यकीनन आपका आदमी था। इस बात पर कोई शक हो तो बोलो। नायक ने अपने डिप्टी की तरफ देखा। ये मत भूलो इंस्पेक्टर साहब, सोलंकी संजीदगी से बोला, कि कत्ल का कोई चश्मदीद गवाह नहीं है। आपके पास ये साबित करने का कोई जरिया नहीं है कि कत्ल यहाँ हुआ। नीचे गोदाम में हुआ, या हम में से किसी ने किया। एक ट्रंक या डिलीवर हुआ, इतने से साबित नहीं हो जाता कि वो लाश ढोने के लिए इस्तेमाल किया गया था। तो और किस लिए इस्तेमाल किया गया था? सोच लेंगे कोई वजह, क्या जल्दी है? सोच ही लो, ऐसा काम जितनी जल्दी हो उतना ही अच्छा होता है नहीं? सोलंके ने जवाब न दिया। उसने बेचैनी से पहलू पहलू बदला। ज़रा मिजाज में लाओ जो मैं कह रहा हूँ। सर्वे नायक की तरफ घूमा। आप भी। एक ट्रंक यहाँ डिलीवर हुआ। डिलीवरी के वक्त ट्रंक खाली था और उसमें ताले का भी कोई मतलब नहीं था। फ़ौरन बाद जब वो महापालिका मार्ग पर नमूदार हुआ तो उसमें लाश थी और उसमें छोटा मोटा ताला भी लगा हुआ था। चर्च गेट से महापालिका मार्ग के छोटे से वक्फे में ट्रंक में लाश के जादू के जोर से पहुंच गई? नहीं, जादू के जोर से नहीं पहुंची। लाश गोदाम में पहले से मौजूद थी। ट्रंक पहुंचते ही उसको खाली ट्रंक में रखा जाना था और किसी तरीके से ट्रंक कहीं और पहुंचाया जाना था ताकि लाश का रिश्ता गोदाम से न जोड़ा जा सकता। नतीजतन किसी तरीके से लाश को महापालिका मार्ग पहुंचाया गया और आगे उसे एक टैक्सी वाले के मत्थे मर दिया गया। यह है मेरी थ्योरी कत्ल की और लाश की डिस्पोजल की। अब इसमें नुक्स निकालो। ये बात अपनी जगह पर फिर भी कायम है, सोलंकी बोला, कि कत्ल का कोई चश्मदीद गवाह नहीं। बहुत ढिठाई भरा जवाब है। चेहरे पर अवज्ञा के भाव लिए सोलंकी खामोश रहा। यह बात दुरुस्त नहीं है कि कत्ल का कोई चश्मदीद गवाह नहीं। ऐसे गवाह कई हो सकते हैं, लेकिन सब मालिक के हुक्म बरदार होंगे, इसलिए हरगिज़ ज़ुबान नहीं खोलेंगे। दुरुस्त बात यही है कि चश्मदीद गवाह है, बराबर है, लेकिन उसकी हमें खबर नहीं, वो हमारे काबू में नहीं। भाई लोगों, इसलिए गुलदस्ते का साइज 50 पेटी है, वरना एक खोखा होता। किसी कत्ल की कोई एफआईआर दर्ज नहीं? हो जाएगी। दुनिया में इतना तनहा कोई नहीं होता कि उसका कत्ल हो जाए और उसके लिए कोई रोने वाला ना हो, फरियाद करने वाला ना हो। क्या? सोलंकी खामोश रहा। फिर एफआईआर बैक डेट के केस में भी होती है। कत्ल के इस केस को तो अभी हफ्ता भी नहीं हुआ। 2 साल पहले की केस की भी अब एफआईआर दर्ज की जा सकती है। सोलंकी ने बॉस की तरफ देखा। 20, नायक बोला। 50, सुरवे दृढ़ता से बोला। 25, 50, 27। बड़े खलीफा, गली में आए फेरी वाले से बटाटा नहीं खरीद रहे हो? परेशान हाल नायक ने अपने डिप्टी को देखा। केस एक थाने से दूसरे थाने में भी ट्रांसफ़र होते हैं। सोलंकी ने नया पैतरा बदला। इतना रसूख का भी हमारा है कि हम लोकल थाने के एसएचओ को तैयार कर लें कि वो केस को अपने थाने में ट्रांसफ़र किए जाने की पुरजोर डिमांड खड़ी करे। अगर केस चर्च गेट थाने में ट्रांसफ़र हो गया तो बड़ा गुलदस्ता तुम्हारे लिए सपना होगा। लोकल एसएचओ से नायक साहब के बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं। हमें यकीन है वो तुम्हारे जितना मुंह नहीं फाड़ेगा। आपका यकीन, आपको मुबारक हो। लेकिन जब तक केस ट्रांसफ़र होगा तब तक ये एसएचओ बाजू के फ्लैट की ईंट से ईंट बजा चुका होगा। तब तक कई लोग गिरफ्तार हो चुके होंगे। आप लोगों को भी हिरासत में लिया जाएगा। मेरे को? नायक तड़पता सा बोला। मेरे को? पूछताछ के लिए? आप इस बात से नहीं मुकर सकते कि बाजू के फ्लैट की ओनरशिप की बाबत आपने इरादतन झूठ बोला। जब आप कबूल करेंगे कि उस फ्लैट के मालिक आप हैं और पुलिस वहाँ से केतकर को बरामद करेगी और उससे कबूलवा के दिखाएगी कि आपकी सरपरस्ती में उसने आपके नीचे के गोदाम से लाश मूव की थी, तो आपका अंजाम गंभीर होगा। धमकी दे रहा है? नायक तिलमिलाया। हाँ, सर्वे शुष्क स्वर में बोला। लाश का पता नहीं चलेगा? देखेंगे। अभी देख। नायक ने गन निकाल ली। मैं अभी शूट करता हूँ तेरे को। करो। नायक ने अपना गन वाला हाथ ऊंचा किया। ओ नो, तत्काल सोलंकी बोला। नो नो। सोलंकी ने जबरन अपने बॉस के हाथ से गन निकाल ली। 30, फिर बोला। हाँ बोलो तो अभी हाजिर। 50 ही मांगता है तो कल इसी वक्त आना। मेरे पीठ फेरते ही तुम्हारा बेड़ू बगल के फ्लैट से गायब होगा और फिर ढूंढे नहीं मिलेगा। तो 30 कबूल करो, अभी नज़र करते हैं। नो। तो कैसे हल होगा ये मसला? 30 साथ लेके जाऊंगा, 20 का अपने थाने में इंतज़ार करूंगा। सोलंकी ने नायक की तरफ देखा। नायक ने हौले से सहमति में सिर हिलाया। वेट करो, सोलंकी बोला, इंतज़ाम करते हैं। शुक्रिया। जीत सिंह ने इंस्पेक्टर को इमारत से बाहर निकलते देखा तो वो तुरंत उसकी तरफ लपका। उसकी तरफ तवज्जो दिए बिना सर्वे इमारत के बाहर ठिठका और एक सिपाही से मुखातिब हुआ। सिपाही का सिर सादर ऊपर नीचे हिला, फिर उसने साहब के खाली हाथ में कुछ थमाया। सर्वे का हाथ क्षण भर को वर्दी की जेब में दाखिल हुआ। बाहर निकला। उसने फिर आगे कदम बढ़ाया तो जीत सिंह उसके करीब पहुंचा। साहब, वो व्यग्र भाव से बोला। क्या हुआ? किसको क्या हुआ? सर्वे शुष्क स्वर में बोला। साहब, वो पकड़ा गया। अरे कौन पकड़ा गया? किसकी बात कर रहा है?
जीत सिंह हड़बड़ाया तो उसका मुंह देखने लगा। अब कुछ बक तो सही, सुरवे झुंझलाया। बकता है? एक बाजू चलो तो बकता है साहब। मेरे को तो कोई फ़र्क नहीं पड़ सकता है कि आप ही पसंद ना करें कि पब्लिक सुने। सुरवे फिर भड़कने को हुआ। फिर कुछ सोचकर उसने भीड़ से परे कदम बढ़ाया। जीत सिंह उसके पीछे लपका। कुछ कदम बाद सुरवे ठिठका फिर बोला, अब बोल साहब। वो बिडू, जीत सिंह व्यग्र भाव से बोला, जिसकी मैं आपको खबर पहुंचाया, मेरा मंगलवार वाला पैसेंजर, जिसकी वजह से मेरी जान सूली पर टंगी है, जिसका नाम अब मेरे को मालूम कि समीर केतकर। उसका कुछ बोलो ना। वो भीतर नहीं था, सुरवे रुक्ष स्वर में बोला। क्या बात करते हो साहब, वो बिल्डिंग के अंदर बरोबर। तूने देखा उसे अंदर जाते? मैंने नहीं देखा, मैं बाद में आया, पर मेरे ड्राइवर फ्रेंड घायलों ने देखा, अब्दी ने देखा, अयूब ने देखा। देखा तो समझो निकल गया और तुम लोगों को पता ना लगा। ये तो हो ही नहीं सकता साहब। हम सबकी आंख लॉबी पर पलक न झपकी, कैसे निकल गया? बकवास बंद कर साले, वरना इधर ही डंडा परेड करवा दूंगा। वो तो आप मालिक हो करवाना, पर इतना तो बोलो भीतर क्या हुआ? कुछ नहीं हुआ, तमाम भाग दौड़ बेकार गई। अच्छा, अब दफ़ा हो। तेरे पास 2 दिन और हैं अपने पैसेंजर को तलाश करने के लिए। जो होता है कर ले, फिर मंगलवार को थाने हाजिर हो जाना। साहब प्लीज़ करके पूछता, भीतर क्या हुआ? टॉप फ्लोर के बड़े मवाली के फ्लैट में क्या हुआ? बहरा है, सुनता नहीं? मैं बोला ना भीतर कुछ नहीं हुआ। सारी मेहनत बेकार गई क्योंकि तेरी टिप गलत निकली। ये तो साहब नहीं हो सकता। फिर साले एक ही बात कितनी बार बोलेगा? कुछ तो भीतर बरोबर हुआ। क्या? क्या हुआ साले खजूर? साहब जब आप बिल्डिंग के अंदर गया तो खाली हाथ था। अभी हाथ में एयरबैग थामे हो, ये कहाँ से आया? ऊपर कौन थमाया आपको एयरबैग? क्यों ज़रूरत पड़ी आपको इसकी? ठहर जा साले, जुबान लड़ाता है। साहब मैं फिर पूछता है, बैग में क्या है? साहब भारी जान पड़ता है, वजन से आपका कंधा झुका जा रहा है। गोली मार दूंगा हरामजादे, सवाल करता है। साहब आप नहीं बोलते तो मैं बोले बैग में क्या है? क्या है? गुलदस्ता है। गुलदस्ता है जिसको कबूल करके आपने मेरे पैसेंजर को जानबूझकर काबू में नहीं किया, जिसकी वजह से। ठहर जब मादर। उसने बैग बाएं हाथ में ट्रांसफ़र किया, उसका दायां हाथ उठा। हाथ ना उठाना साहब, वरना पछताओगे। क्या बोला? पब्लिक देखता है, ड्राइवर, टैक्सी ड्राइवर भाई देखता है, वो खंबे पर लगा सीसीटीवी कैमरा देखता है। इतने गवाहों के सामने फौजदारी नहीं चलेगी। चलाओगे तो पछताओगे। साले छिंदी चोर धमकी देता है, पता नहीं क्या करता है। मैं भी गला फाड़कर चिल्लाने लगे कि साहब ने बड़े मवाली से रिश्वत खाई, साहब के बैग में ये टाइम रिश्वत का लाखों रुपया, तो क्या जवाब देगा साहब? बैग खोले कि पब्लिक को दिखाने की हिम्मत करेगा साहब? सुरवे कुछ क्षण उसे यूं घूरता रहा जैसे निगाहों से उसको भस्म कर देना चाहता हो। फिर एकाएक घूमा और पुलिस की नीली वैन और जीप के आगे खड़ी एक सफ़ेद I-10 कार में सवार हुआ। वर्दी की जेब से चाबी निकालकर उसने इग्निशन ऑन किया। साहब साहब, जीत सिंह कार की तरफ लपका। कल सुबह थाने पहुंच जाना, सुरवे दांत पीसता बोला, किसी करीबी को खबर करके जो आके तेरी लाश क्लेम कर सके। ड्राइवर फ्रेंड्स, जीत सिंह चिल्लाया। हाकिम धमकी देता है, बोलता है थाने में ही लाश गिरा देगा। हाकिम हैरान था कि कल तक जो बिडू उसके सामने मिमिया रहा था, गिड़गड़ा रहा था, कैसे वो अब कोई और ही मिजाज दिखा रहा था। पब्लिक में शेर है, देख लूँगा साले को। उसका प्रलाप सुनने को वो ना रुका, अगले ही चढ़ कार में ये जा वो जा। मौके पर मौजूद सारे पुलिस हड़बड़ी में वैन में और जीप में सवार हुए। फिर वो दोनों वाहन भी वहाँ से रवाना हो गए। निकल ले, कायले उसके करीब आके बोला, इधर ठहरना ठीक नहीं, बड़ा मवाली बाट लगा देगा। पुलिस भी कोई मदद नहीं करेगा। पुलिस का करप्ट किरदार अभी तो खुद देखा, चल निकल। अभी अभी लपक का करीब पहुंचता एक कैब ड्राइवर बोला। जीत सिंह उसे पहचानता था, उसका नाम किलम था। वो पहले भी एक बार उसके काम आ चुका था। उसके पीछे पीछे अयूब नाम का एक और कैब ड्राइवर था जो कि किलम का खास था। उसने सवालिया निगाह आगे चलते किलम पर डाली। जीते, किलम संजीदगी से बोला। इंस्पेक्टर जब बिल्डिंग से बाहर निकला था तो उसने एक सिपाही से बात किया था, मैं करीब था, इस वास्ते मैं सुना वो सिपाही से क्या बोला। क्या बोला? जीत सिंह अनमने भाव से बोला। अयूब मेरे बाजू में था, इस वास्ते ये भी सुना इंस्पेक्टर क्या बोला। ठीक ठीक, अभी बोलने का ना, क्या बोला? बोला वो अपना पुलिस स्टेशन वापस नहीं जाना मांगता था, स्ट्रेट घर जाना मांगता था, और बोला लेट नाइट और अर्ली मॉर्निंग में उसको कार मांगता था, इस वास्ते उसको कार ड्राइव करके घर जाने का था। मैं सिपाही को साहब को चाबी देते भी देखा क्लियर करके। बोले तो बढ़िया, पर इसमें मेरे काम का क्या है? मेरे को कैसे मालूम होएगा? मैं तो जो सुना बोल दिया, सोचा शायद काम का होना। जिस सिंह ने घायलों की तरफ देखा, घायलों ने अनभिज्ञता से कंधे उचकाए। मैं थैंक यू बोलता है किलम। जीत सिंह उसकी तरफ घूमा। मालूम होता हाकिम किधर रहता था तो अभी शायद गांधीनगर कांदीवली वेस्ट। अयूब एकाएक बोला। दुर्गा मंदिर के बाजू में, नंबर नहीं मालूम। कैसे मालूम? जीत सिंह तीखे स्वर में बोला। एकदम दादर वेस्ट थाने के एक टाइम दादर वेस्ट थाने के करीब के टैक्सी स्टैंड पर फ़ोन आया। एसएचओ साहब को टैक्सी मांगता था घर पहुंचने का वास्ते। मैं घर पहुंच कर आया ना, गांधीनगर कांदीवली।
जीत सिंह बाकी बात सुनने के लिए नहीं रुका। पुलिस के रुखसत हो जाने के बाद सोलंके ने अपने बॉस को स्विफ्ट में 3 लाशों वाली बुरी खबर सुनाई। ये क्या हो रहा है? सोलंके चुप हुआ तो नायक तड़प कर बोला, दुबई गैंग क्या साला रातों रात इतना पावरफुल हो गया कि किसी की भी वाट लगा सकता है, खास तौर से अमर नायक की? इत्तेफाक की बात है? नहीं, इत्तेफाक की बात नहीं है। किसी खास भाई की शय पाकर गीदड़ भी शेर हो गए। तो दुबई के भाई का नाम लेगा तो गलती करेगा। इतने बड़े बड़े काम परदेश में बैठकर प्लान नहीं किए जाते। प्लान किए जाते हैं तो दुबई में बैठकर अमल में नहीं लाए जाते। डोलस कभी नाकाम नहीं हुआ था, हमेशा सारी प्लानिंग खुद करता था। और जब तक उसकी पूरी तसल्ली नहीं हो जाती थी प्लानिंग पर अमल नहीं करता था। इस बार कैसे खता खा गया? मेरे को खबर क्यों नहीं लगी कि नए बने दुबई गैंग में रत्नेश पाटिल की हैसियत इतनी पावरफुल हो गई थी कि शिकारी का शिकार कर सकता था? कुछ नया नहीं हुआ बॉस, मेरी खुफिया जानकारी कहती है कि पाटिल वैसा ही है जैसा हमेशा था। पहले भी आराम से इत्मीनान से अमर नायक के 3 वीडियो ऑफ करता था और लाशें उसके घर भिजवा देता था। सोलंके बंगला झाँकने लगा। जवाब दे भाई। बॉस, अभी जवाब अंदाज़ों पर बेस्ड होगा। मैं शाम तक अभी तक कुछ नहीं किया। कुछ तो किया लेकिन वो नाकाफ़ी था। कुछ प्यादे लोअर परेल भेजे थे तो मालूम पड़ा था कि पाटिल के रियल एस्टेट ऑफिस को ताला लगा था और उस पर बोर्ड लगा था कि ऑफिस काफ़ी अर्सा बंद रहने वाला था। ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। पाटिल ऑफिस में हो या ना हो ऑफिस खुलता था, लेकिन ये टाइम बंद है साला हमेशा के वास्ते, क्योंकि इतनी बड़ी वारदात करके उसको गायब होना मांगता था। अभी ये कंफर्म नहीं हुआ है कि जो किया उसने किया। खुद ना किया तो करवाया, पर अपनी सरपरस्ती और अपने कंट्रोल में। साला वारदात करके ऑफिस उजड़ा छोड़ के लंबा फूट लिया तो इससे तो साफ लगता है कि जो किया वही किया, फिर आराम से फूट लिया। ढूंढ लेंगे मालूम, पर उसमें टाइम लगेगा। मेरे को वेट नहीं करने का। मैं वेट करेगा तो दुश्मन समझेगा कि अमर नायक डर गया, पिलपिला गया, नहीं मांगता मेरे को। इस वास्ते हर किसी की उम्मीद से जल्दी कुछ होना ज़रूरी। अभी जो करेगा मैं खुद करेगा। आप खुद? कोई शक साला? कोई प्रॉब्लम साला? क्या? बड़ा गलाटा जो दुबई गैंग को उसकी औकात दिखा देगा। नवा गैंग साला फिर भी कोई सबक नहीं लगा तो और बड़ा गलाटा। करो या मरो वाला गलाटा। यलगार। सोलंके ने झिझकते हुए बॉस की सूरत पर निगाह डाली तो उस पर उसने ऐसे भाव पाए जैसे अभी दुनिया फूंक देगा। कुछ क्षण उन दोनों के बीच मुकम्मल सन्नाटा व्याप्त रहा। तारानाथ को बोल। आखिर नायक सुसयंत स्वर में बोला। एक गिलास ठंडा पानी लाए। सोलंके लपक के भीतर जाके खुद पानी लाया। नायक ने 2 बार में गिलास खाली किया, फिर बोला, केतकर को बुला। पुलिस की हाय तौबा में उससे बात ही न हो सकी। पूछा ही न जा सका कि क्यों एकाएक तड़पता हुआ यहाँ आया था। जरा सुने क्या कहता है। सोलंके खुद दूसरे फ्लैट में मौजूद अपनी सुनवाई का इंतजार करते समीर केतकर को बुलाकर लाया। भाले बड़छियाँ बरसाती निगाह से नायक ने उसे देखा। केतकर अपने आप में सिकुड़ कर रह गया। सारे फसाद की जड़ साला तू है। नायक असहाय भाव से गर्दन हिलाता बोला। अभी क्या करें मैं तेरा? बॉस, केतकर गिड़गड़ाता सा बोला, मैं कुछ गलत नहीं किया। किया तो इरादतन ना किया। तेरे को 4 दिन का टाइम उस टैक्सी ड्राइवर को ढूंढ निकालने का। साला कुछ भी ना कर सका। बॉस, किया नहीं तो अपने आप हुआ। साला 4 दिन खाली पीली में वेस्ट किया। ये कुछ कह रहा है। सोलंकी ने बॉस को चेताया। नायक हड़बड़ाया। क्या कह रहा है? फिर बोला। बोले तो मालूम कर ले वो ड्राइवर बिड़ू किधर हो ना। केतकर ने कठिन भाव से इंकार में सिर हिलाया। अरे सोलंकी, तू तो बोलता था ये कुछ कहना मांगता था। हाँ, सोलंकी बोला। आप प्लीज़ 2 मिनट इसकी सुनिए। बोल। नायक बोला। सुना। वो ड्राइवर बिड़ू नाम जीत सिंह अभी भी टैक्सी चलाता है। अच्छा, टैक्सी छुड़ा ली थाने से? नहीं, उसका नवा टैक्सी ये टाइम भी उतरीच है दादर वेस्ट थाने में। वो कोई और टैक्सी पकड़ा। तेरे को कैसे मालूम? मैं उसकी टैक्सी में सवार था। क्या बकता है? जब तक मैं उसको पहचाना तब तक वो भी मेरे को पहचाना बरोबर। वो टाइम पता नहीं क्यों वो भी मेरे को अपने काबू में मांगता था। तेरे को क्या मालूम? गन झमकाई ना। उस मामूली टैक्सी ड्राइवर के पास गन? क्या बकता है साला? बाप बरोबर ऐसीस था। मैं जान जोखिम में डालकर उसके गन वाले हाथ पर झपटा। गन उसके हाथ से निकल गई तो मैं टैक्सी से निकलकर भागने में कामयाब हुआ और इधर पहुंचा। इधर किस वास्ते? बाप, मेरे पर हमला हुआ ना, दिन दहाड़े गोलियां बरसाई गईं। क्या बकता है? केतकर। सोलंकी सख्ती से बोला। जो बोलना है एक ही बार में बोल। केतकर ने झिझकते सखजाते आदेश का पालन किया। वो खामोश हुआ तो नायक भौचक्का से उसका मुंह देख रहा था। सोलंके, ये क्या कहता है? फिर नायक अपने डिप्टी से संबोधित हुआ। ये क्या कहता है साला घोंचू? कोई दिन दहाड़े इसको टपकाने का कोशिश किया? इस पर थोड़े फासले से गोलियां चली तो ये बच कैसे गया? बुलेट प्रूफ वेस्ट पहने था। सोलंकी धीरे से बोला। क्या? क्या बोला? कहता है अभी भी पहने। सोलंकी केतकर की ओर घूमा। देखा भाई। केतकर ने शर्ट जैकेट उगाड़कर बॉस को नीचे मौजूद बुलेट प्रूफ का नज़ारा करवाया। कहाँ से आई? नायक के मुंह से निकला।
चोर बाजार में सब मिलता है, सोलंके बोला। बोले तो तोप भी फेंकता है। मिसाल दी बॉस, खाली मिसाल दी। मिसाल दी। केतकर इधर मेरी तरफ देख। देखता है बॉस। केतकर अदब से बोला। गोली लगे तो खून निकलता है, तू कहता है तेरे ऊपर तो कई गोलियां चली। वो टेम मेरा जैकेट फ्रंट से ओपन था। मैं जैकेट के दोनों साइड आपस में मिलाया और ऊपर से हाथ जकड़ लिए। पब्लिक को नहीं मालूम पड़ा कि अंदर खून बहता था या नहीं। काफ़ी शाना है। जहाँ ज़रूरत होती है वहाँ शाना नहीं होता। वैसे काफ़ी शाना है। अभी बोल, तेरे को बुलेट प्रूफ की ज़रूरत क्यों महसूस हुई? केतकर कैसे कबूल करता कि वो 1 साल से बॉस की थोड़ी थोड़ी हीरोइन चुरा रहा था और अब उसको वजन 1 किलो डीलर के पास सरकाने उससे डील करने के दौरान वो प्रोटेक्शन की ज़रूरत महसूस करता था। नायक से गुडविल बनाने के लिए डीलर ही उसे डबल क्रॉस कर सकता था और नायक के हवाले कर सकता था। ऐसी कोई नौबत आती तो फौजदारी ही न होके रहती, तो तब बुलेट प्रूफ वेस्ट उसके काम आती। ये जुदा मसला था कि वेस्ट उसके काम अप्रत्याशित तरीके से आई थी। वो दुश्मनों के एकाएक हुए हमले से बचा था। मेरे को दुबई गैंग से खतरा था। सावधानी से शब्द चयन करता केतकर बोला। सोमवार रात बांद्रा के बार से धोवाले का अगवा प्लान करके मैंने सारे गैंग को अपना दुश्मन बना लिया था। इसलिए मेरे को लगता था कि कभी भी कहीं भी मेरे पर जवाबी हमला हो सकता था, जो कि आज दोपहर बाद सच में हुआ। मेरे पर अंधाधुंध फायरिंग की गई। मैं बुलेट प्रूफ ना पहने होता बॉस तो सोचो मेरा क्या अंजाम होता। तेरे को क्या मालूम तेरे हमलावर दुबई गैंग से थे? एक को साफ पहचाना ना मैं, जो कार से बाहर निकल कर मेरे पर फायरिंग किया। उसको एंड फिट करके पहचाना मैं। बोले तो वो कार से बाहर निकले ही इस वजह से था कि उसको मेरे टपक जाने की गारंटी थी, वरना कार की प्रोटेक्शन छोड़कर मेरे सामने आकर मेरे पर फायरिंग करने की जरूरत ना करता। कौन था? सोलंकी उत्सुक भाव से बोला। हरीश गावली, जो 2 बीड़ू कार में बैठ रहे थे। उनको भी मैंने औना पौना पहचाना था। मैं गारंटी नहीं करता, पर मेरे को पक्की कि वो 2 बीड़ू गावले के खास साथी पप्पू मलानी और कल्याण राजे थे। बॉस, ये वही तीनों बिड़ू थे जो सोमवार रात को बांद्रा के बाद पेट्रोज में धोवाले के साथ थे। उन्होंने, नायक भड़का, जो तेरे पर कातिलाना हमला किया वो हमला तेरे पर नहीं अमर नायक पर था। अभी क्या करें अमर नायक, दुम दबा कर बैठ जाए? ऐसा ख्याल भी न कीजिए, सोलंकी जल्दी से बोला। तो क्या करें मैं? बॉस, इस बाबत आपसे बेहतर कौन जानता है। ठीक, अभी बोले तो मेरे को ही कुछ करने का करता है सब काम छोड़ के। नायक को अच्छा ठटका, फिर बोला। अभी ये क्यों खड़े ला इधर? इसका स्पीच फिनिश नहीं हुआ साला। पर बोले तो अभी मेरी बात खत्म नहीं हुई। केतकर इधर मेरी तरफ देख और 1 सेकंड में जवाब दे। इधर क्यों छुपा के रखा तू जैली? कि तू रत्नागिरी से फरार मुजरिम, कि तेरा असली नाम बशीर हक सर? केतकर के चेहरे पर हवाइयाँ उड़ने लगी। तपाता है, पकाता है, गोली मार दूंगा साले टोपीबाज। मैं अपना सज़ा का पूरा टेम काट कर बाहर आया। केतकर दबे स्वर में बोला। मैंने जुर्म किया, मुझे जुर्म की सज़ा मिली। मैं बाहर आया तो मेरा और हुकूमत का हिसाब बरोबर हो गया। नाम क्यों बदला? क्योंकि शहर बदला। इधर मेरे को कोई पुराना वाकिफ नाम से ही पहचान सकता था कि मैं जैली, सज़ा याफ्ता मुजरिम, इस वास्ते शक्ल भी बदल लेता। आप जोक मारा बॉस, केतकर हाथ भाव से बोला। मेरा मजाक उड़ाया, पर मेरे बस में होता तो मैं ज़रूर शक्ल भी बदल लेता। आजकल तो बड़े मवालियों में थोबड़े पर नाश्ता चलवाने का रिवाज है। बॉस, मैं किधर का बड़ा मवाली, मैं तो आपके अंडर में चलने वाला मामूली बिड़ू हूँ। था, तेरे को मिला 4 दिन का टेम, जो तारीख बदलने पर फिनिश होगा। उसके बाद मेरा अंजाम बुरा होगा। क्या बुरा होगा सोचकर रूह कांपती है। पर बाप, मेरे को 1 दिन का, खाली 1 दिन का टाइम और मांगता है। जब 4 दिन में कुछ ना कर सका तो अब क्या कर लेगा? जब ड्राइवर जीत सिंह को अपने सामने पाकर कुछ ना कर सका तो अब क्या कर लेगा? कर लूँगा, केतकर के स्वर में दृढ़ता का पुट आया। कैसे कर लेगा? जादू के जोर से। एक ऐसी टिप के जोर से जो एटीएम खाली मेरी पकड़ में। नायक ने डिप्टी की तरफ देखा। खुलासा कर, सोलंकी शुष्क स्वर में बोला। मेरे पर गोलियां चलने के बाद मैं जिस कैब में सवार था, जिसका ड्राइवर जीत सिंह था, मैं उसका नंबर नोट किया। मेरे को मालूम कि जीत सिंह का अपना कैब अभी भी थाने में बंद। अभी बोले तो जीत सिंह के कब्जे में या तो भाड़े का कैब या कोई फ्रेंड ड्राइवर बिड़ू उसको अपना कैब चलाने को दिया, जो कि मेरे को अब पक्की को वो तभी से चला रेला जब से उसका कैब थाने में बंद हुआ। अब मेरे को खाली ये करने का है कि कल आरटीओ में जाकर मालूम करने का कि MH01K9237 नंबर का कैब किसके नाम होगा। आगे का काम मैं चुटकियों में करेगा बाप। बजा चुटकी, केतकर हड़बड़ाया। उसने यूं सोलंकी की तरफ देखा जैसे उसकी बात समझ ना पा रहा हो। मैं वेट करता है, बॉस वेट करता है। बाप, अगर वो कैब का मालिक मैं ट्रेस कर लिया तो जीत सिंह को भी ट्रेस करके रहूँगा, भले ही मेरे को किसी के पेट में स्ट्रेट घुमाना पड़े। 1 दिन में? हाँ बाप। सोलंकी ने नायक की तरफ देखा। ये चिल्लाक बिड़ू, नायक हमदर्दी से कोरे लहजे से बोला। फंसा हुआ चिल्लाक बिड़ू, इसको फरार होने के वास्ते टेम मांगता? नहीं बाप, केतकर व्यग्र भाव से बोला। ये टेम मेरे को कामयाब होकर दिखाने का। मैं कल कुछ ना कुछ करके भले ही गोली मार देना। निकम्मे, नालायक बिड़ू को इतनी आसान मौत नहीं मिलती। गोटी से लटकाया जाएगा।
मेरे को मंजूर बाप, निकल ले। शुक्रिया बोलता है बाप। परसों सुबह गुड न्यूज़ के साथ आना, ना भी आए तो वांदा नहीं। वांदा नहीं? पकड़ मंगवाएंगे। ओ, केतकर ने आहसी भरी। तो काम का बिड़ू बीच में निकम्मा हो गया, अभी फिर काम का बन के दिखा। फिर देखना किसी की मजाल नहीं होगी तेरे को लुढ़काने की कोशिश करने की। जा। केतकर दोनों का अभिवादन करके रुखसत हो गया, पीछे वक्ती खामोशी छोड़कर। बॉस, फिर सोलंकी बोला, मैं कुछ अर्ज़ करे? अरे सोलंकी, तेरे को इजाज़त की ज़रूरत है। नायक बोला, क्या क्या कहना चाहता है? आप ख्यालों में खोए थे, मेरे को डिस्टर्ब करना नहीं मांगता था। जो इंस्पेक्टर सुरव्या भी बोल के गया उससे साफ जाहिर है कि ट्रंक की डिलीवरी की बाबत केतकर ने झूठ बोला था। वो बोलता था कि ट्रंक की डिलीवरी में ट्रंक हाउस के मालिक का कोई दखल नहीं था। टेम्पो वाले की मार्फत डिलीवरी उसने खुद अरेंज की थी। उसने एक कागज़ के टुकड़े पर पता लिखा था और पते की वो स्लिप सीधे टेम्पो वाले को सौंपी थी। सुरवे इसके उलट बोला, आपने सुना ही कि वो बोला कि पते वाली स्लिप केतकर ने ट्रंक हाउस के मालिक हाजी इंतखाब बेग ख्याली को सौंपी थी। बॉस, हमें सुनना चाहिए था कि इस बारे में केतकर क्या कहता था, क्या कवर अप पेश करता था। तेरी बात ठीक है, लेकिन मैं उसे ढेर ढील करना चाहता था। जब उस बारे में उससे सवाल होता तो अपनी खाल बचाने के लिए शाणा कुछ ना कुछ सोच ही लेता। कोई बड़ी बात ना होती कि वो ये दावा करता कि सुरवे की उस बाबत सोच समझ में कोई नुक्स था, उसे कोई गलत फहमी थी, या यही बोल देता कि उस बाबत किसी वजह से सुरवे झूठ बोल रहा था। उसका मुंह पकड़ने के लिए हम सुरवे को उसके सामने हाजिर नहीं कर सकते थे। ऐसा कुछ भी कर लेते तो टाइम लगता, लिहाजा उस वक्त यही मुनासिब था कि उसकी एक दिन की मोहलत की दरख्वास्त मान ली जाए और उसके लिए और उसके नए प्लान का न, उसको और उसे उसके नए प्लान पर काम करने दिया जाता, वरना जानते वो क्या करता? आप बताइए। खिसक जाता, प्लान को आजमाने की कोई कोशिश करने से पहले ही फरार हो जाता। ठीक, उसका झूठ उसके मुंह पर हम एक दिन बाद भी मार सकते हैं। जीत सिंह के कब्जे में मौजूद टैक्सी के बारे में जो कुछ उसने बोला उसमें दम तो है। क्या पता वो जीत सिंह को ट्रेस करने में कामयाब हो ही जाए और फ़ौरन उसकी विकेट लेने की ज़रूरत भी उसकी अकल में आ जाए। अगर वो ऐसा कर पाए तो उसे सब माफ़ होगा। ट्रंक की डिलीवरी के बारे में बोला झूठ भी क्या? सोलंकी ने सहमति में गर्दन हिलाई। इसकी हर टीम निगहबानी का इंतज़ाम कर। मैंने उससे ताल्लुक़ रखता हर पहलू उजागर कर दिया है, लेकिन कोई मेरे दिल से पूछे तो मेरे को यही बोलने का कि मेरे को इसका कोई भरोसा नहीं। एक एक्स्ट्रा दिन में इससे कोई करतब नहीं होने वाला, पर छूट दिया तो वेट करने का। मेरे मगज में क्लियर करके आता है कि अपनी नाकामी के बाद ये फ़रार होने की कोशिश करेगा। कोशिश कामयाब नहीं होने दी जाएगी। यही मांगता है मेरे को। कोशिश करता पाया जाए तो पकड़ कर यहाँ लाया जाए, ताकि उसकी सज़ा, यादगार सज़ा, उसे मेरी मौजूदगी में मिले और हमेरे भी बाकी बिड़ू लोगों को इबरत हासिल हो। कामयाब हो गया तो शाबाशी पाएगा, अपनी खोई हुई इज्जत वापस पाएगा और कोई बड़ा इनाम पाएगा। क्या? सोलंकी ने सहमति में सिर हिलाया। जीत सिंह यूं कैब चला रहा था जैसे पीछे प्रेत लगाओ। उस घड़ी ना उसे एक्सीडेंट की फिक्र थी और ना चालान की। वो ज़िंदगी का बहुत बड़ा दांव खेलने जा रहा था, जिसमें उसका अंजाम तख्ते या तख्ता पलटना तख्ता वाला होने वाला था। संयोग से उसके पास गन थी, लेकिन उसमें से 4 गोलियां चलाई जा चुकी थी। बाकी 2 गोलियों के बिना पर अगर उसका मन माफिक नतीजा न निकलता तो उसका क्या अंजाम होता, उसकी कल्पना करके उसका दिल हिलता था। लेकिन वो मजबूर था। जिस अंजाम की तरफ होनी उसे ढकेल रही थी वो उसे नहीं टाल सकता था। उसने खुद से उखल में दिया था, तो मूसलों से डरना बेमानी था। वो हाकिम को रास्ते में ना पकड़ पाता, वो पहले ही घर पहुंच जाता, तो अभी उसके हक में नतीजा सिफर ही होने वाला था। तूफ़ानी रफ्तार से वो कैब दौड़ाता रहा। गोरे गांव के करीब उसे वो I-10 दिखाई दी, जिसकी नंबर प्लेट पर मुंबई पुलिस लिखा था। कार उस वक्त कतरन उजाड़ स्ट्रेच पर दौड़ रही थी, इसलिए उसकी रफ्तार कम थी। बार बार ईश्वर को याद करते उसने गन निकालकर हाथ में ली और कैब को कार के ज़्यादा से ज़्यादा करीब ले जाने की कोशिश करने लगा। उसकी उस कोशिश को सुरवे ने सहज ही ओवरटेकिंग की कोशिश समझा। उसने कार को और बाएं कर ली और रफ्तार भी कम कर ली। कैब कार के ऐन पीछे पहुंची। ईश्वर को याद करते जीत सिंह ने फायर किया। असंभव काम संभव हुआ। ईश्वर ने जैसे उसकी सुन ली, तत्काल कार का पिछला दायां पहिया बैठ गया। कार बुरी तरह से डगमगाई। ब्रेकों की तीखी चड़चड़ाहट की आवाज़ वातावरण में गूंजी। बड़ी मुश्किल से कार ड्राइवर के काबू में आई। फिर वो गति शून्य हुई। सुरवे उसमें से बाहर निकला और पीछे जाकर दाएं पिछले पहिए का मुआयना करने लगा। वो अभी स्थिति को समझने की कोशिश कर रहा था कि कैब कार के पहलू में सुरवे को लगभग छूती हुई आकर रुकी। फिर इससे पहले कि सुरवे को समझ पाता, उस पर गन ताने जीत सिंह उसके सामने खड़ा था। तो सुरवे भौचक्का सा बोला, आपका खिदमतगार। जीत सिंह तनिक सिर नवाकर बोला, कार की ओट में चलिए, प्लीज़ करके बोलता है। साले, तू बहुत बहुत मरेगा। अभी तो अपनी खैर मनाइए। जीत सिंह का स्वर कर्कश हुआ। परली तरफ कार की ओट में चलिए। साले छपड़ी हुक्म देता है ना, आप ना मानिए। नहीं मानूंगा तो कुछ नहीं, आप यहीं मरे पड़े होंगे। हैरान होते ही प्राण निकल जाएंगे कि ये नौबत आई तो क्यों आई।
कहना मानिए, शायद जिंदा रहने की कोई सूरत निकल आए। तो पछताएगा? हाँ बरोबर, आता है मेरे को पछताना परफेक्ट करके। जब से फूटे मुकद्दर ने आपकी तरफ ढकेला है, पछता ही तो रहा हूँ। चलिए आगे बढ़िए। तीव्र अनिच्छा जताता सुरभि कार की परली तरफ पहुंचा। वो ठिठका घूमा तो उसने जीत सिंह को अपने से सिर्फ 2 कदम परे पाया। कन बदस्तूर उसकी तरफ तनी हुई थी। जीत सिंह का हाथ चट्टान की तरह स्थिर था। अभी बोल। अपने व्यवसाय सुलभ दबंग लहजे से सुरभि बोला। क्या मांगता है तेरे को? बोलता है, जीत सिंह उदासीन स्वर में बोला, पर बोलने से पहले सोचता है। क्या? बक जल्दी। बाप भाव नहीं खाने का, भूलने का नहीं। गन मेरे हाथ में कभी चलाई, हाथ में भी थामी। अभी टायर उड़ाया ना, तुक्का लग गया। हाँ ऐसी चूहा। अभी मैंने आपके हुक्म पर अमल करना है, जल्दी बकना है। क्या? सर्वे खामोश रहा। मेरे को मालूम आइंदा मैं आपके हाथ आ गया तो मेरी बहुत बुरी गत बनेगी। बहुत बुरी से ज़्यादा बुरी। इतनी बुरी जितना कि तू ख्याल भी नहीं कर सकता। साले दहशत से ही मर गया तो समझना आसान मौत मिली। हाथ आ गया ना तब ना। सर्वे हड़बड़ाया। वो अनिश्चित सा जीत सिंह का मुंह देखने लगा। सड़क पर मोटर ट्रैफिक जारी था। किसी ड्राइवर को आगे कुछ असाधारण जान पड़ता था। वो अपने वाहन की रफ्तार कम करता था तो ये देखकर फिर रफ्तार बढ़ा देता था कि कार पुलिस की थी और वो पुलिस की किसी संकट में कल्पना नहीं कर पाता था। अभी सपने देखिए, पर साथ में एक काम और कीजिए। जीत सिंह एक छठ ठिठका, फिर कर्कश स्वर में बोला। मैंने कहा एक काम और कीजिए। क्या क्या? अपना मोबाइल निकालिए और एक कॉल रिसीव कीजिए। रिसीव करूं? किसकी? मालूम पड़ेगा ना। जीत सिंह ने अपना खुद का मोबाइल निकाला और सर्वे का नंबर पंच किया। जटिल काम था। सर्वे को गन की नाल के निशाने पर भी रखना था और मोबाइल के कीपैड पर भी निगाह रखनी थी। बड़ी मुश्किल से वो उस काम को अंजाम दे पाया। सर्वे ने अपना मोबाइल निकालकर कॉल रिसीव की और ये देखकर हैरानी जाहिर की कि कॉलर उसके सामने गन ताने खड़ा जीत सिंह था। ताकीद है, जीत सिंह चेतावनी भरे स्वर में बोला। 1 मिनट लाइन चालू रखनी है, फिर मेरे जरिए लाइन काटी जाने का इंतज़ार करना है। मतलब क्या इस फिजूल हरकत का? हाकिम गुस्से से बोला। जीत सिंह ने जवाब ना दिया। 1 मिनट बाद उसने कॉल डिस्कनेक्ट कर दी और मोबाइल वापस जेब में रख लिया। सर्वे ने ऐसा करने की कोशिश की तो जीत सिंह ने तत्काल उसे टोका। आप नहीं, आप नहीं, आपने अभी एक कॉल और करनी है। सर्वे का मोबाइल वाला हाथ ठिठका। अपने थाने के ड्यूटी ऑफिसर को फ़ोन कीजिए, वो लाइन पर आए तो उसको बोलिए कॉल बैक करे। क्या? लगता है मेरे से ज़्यादा दहशत में आप हैं, इसी वजह से कुछ समझ नहीं पा रहे हैं। करता हूँ। वो कॉल बैक करे तो क्या बोलूँ? बोलिए जीत सिंह करके टैक्सी ड्राइवर की जो नवी टैक्सी मंगलवार से थाने में खड़ेली है, उसको फ़ौरन मालिक जीत सिंह के सुपुर्द किया जाए, क्योंकि अब उसके खिलाफ़ कोई केस नहीं है। टैक्सी नंबर MH01J4969। आखिर में ये भी बोलने का कि अगले 2 घंटे तक आप अपने मोबाइल पर नहीं मिलेंगे। क्यों? जीत सिंह ने जवाब न दिया। सुरभि कुछ क्षण उसके जवाब का इंतज़ार करता रहा, फिर अनिच्छा से मोबाइल के हवाले हुआ। आखिर उसने वो सब किया जो जीत सिंह ने उसे करने के लिए कहा था। मुंबई मिमिक्री आर्टिस्ट का शहर है। जीत सिंह भावहीन ढंग से बोला। आपका मुस्तैद ड्यूटी ऑफिसर वहम कर सकता था कि पता नहीं लाइन पर सुरभि साहब था भी या नहीं। स्क्रीन पर नंबर आता, अगरचे की गारंटी होती कि आपका मोबाइल आपके ही पास था, इस वास्ते कॉल बैक। हाँ साहब। डेढ़ दिमाग साला। ये गन देखिए। जीत सिंह गन वाला हाथ छोड़ा, थोड़ा और आगे बढ़ाता बोला। पुलिस की ऐसी गन से बहुत वाकफियत होती है जो ट्रेस नहीं की जा सकती। ये भी ऐसी गन है, लाश के पहलू में पड़ी मिलेगी तो लाश बरामदी पर कुछ नहीं बता पाएगी। अरे लाश किसकी? आपकी। तब तक सुरभि ने ख्याल तक नहीं किया था कि उसकी जान को कोई खतरा था। उसके तसव्वुर में नहीं आता था कि एक मामूली टपोरी एक पुलिस अधिकारी की जान लेने का ख्याल भी कर सकता था। तब पहली बार उसका दिल लर्जा। क्या 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 बकता है? वो खोखले सर में बोला। शुक्र है भौंकता है, नहीं कहा पड़बांधा नहीं। कुछ भी बोलो साहब, मैं सुनता है। सुरभि का मुंह खुला बंद हुआ। अभी बोले तो क्या? क्या है मैं? जीत सिंह विषादपूर्ण स्वर में बोला। मैं साला गटर का कीड़ा, भौंकने वाला कुत्ता, यही बोला था ना, जिसकी कोई इज्जत है ही नहीं। मैं साला मजार का फूल, जिसे जो चाहे रौन कर चल दे। मैं साला जीत सिंह, जिसे हाकिम जब चाहे सिपाहियों के सामने लाफा रसीद कर दे, रुई की माफिक धुन दे। क्या किया मैं? कैसे बना मैं इस स्पेशल करके ट्रीटमेंट के काबिल? लाश मेरे गले पड़ी तो उसमें मेरा क्या कसूर पाया आपने? मैंने एक ही तो गुस्ताखी की कि मैंने ट्रंक को फुटपाथ पर पड़ा छोड़कर निकल लेना चाहा। अभी बोलो, मेरे को क्या सपना आना था कि ट्रंक में लाश थी? बोलो हाकिम साहब, जवाब दो। नहीं सूझता तो इसी बात का जवाब दो। कातिल को तलाश करना मेरा काम। सर्वे के मुंह से बोल ना फूटा। उसने अपने एकाएक सूखाए होठों पर जुबान फेरी। अब वो सच में भयभीत था। साहब, मेरा इतना बोलना जरूरी नहीं। जीत सिंह आगे बढ़ा। पढ़ बोला मैं, मन की भड़ास निकालने के वास्ते बोला मैं। आपको एहसास दिलाने के वास्ते बोला मैं कि हाकिम जुल्मी
खूनी भेड़िया, खूंखार दरिंदा, चांडाल खुद ऐसी हरकतें करता है या दूसरों को करने पर मजबूर करता है जो कानून के दायरे में नहीं आती। पर हाकिम करता है क्योंकि हाकिम है। सरेआम रिश्वत कलेक्ट करता है क्योंकि हाकिम है। सरेआम मार मार कर किसी की चमड़ी उधेड़ देने से गुरेज नहीं करता क्योंकि हाकिम है। कोई जीत सिंह गन चमकाएगा तो साला कड़क कर पड़ेगा कि तू साला हथियार नहीं रख सकता, नहीं रख सकता मालूम। पर मेरे को जालिम अफसर से अपनी घोर बेइज्जती का बदला लेने का और आइंदा के लिए इंतजाम करने का कि हाकिम किसी गरीब मजदूर मजलूम पर, किसी जीत सिंह पर जुल्म न ढा सके। तू किस हाकिम की बात कर रहा है? मेरे को मालूम है एक जुल्मी के ख़त्म हो जाने से सारे जुल्मी ख़त्म नहीं हो जाने वाले, पर इतने से भी मेरा मन चैन पाएगा। कम से कम एक जुल्मी को तो मैंने मैंने जीत सिंह ने ख़त्म किया। अरे तू किस जुल्मी की बात कर रहा है? मुश्किल सवाल खड़ा हो गया जुल्मी हाकिम के लिए। वो जो जवाब पहले ना सूझा वो अब भी क्या सूझेगा। खैर वादा नहीं। उसने अपना गन वाला हाथ ऊंचा किया और उसकी छाती को दिल के ऊपर अत्यंत सावधानी से निशाना बनाया। आखिर एक ही गोली थी गन में। सर्वे को जैसे मौत का इल्हाम हो गया। अरे अरे, अब वो साफ आतंकित दिखाई दिया। क्या करता है? साहब को शूट करता है। जी सिंह भावीन सर से बोला। साहब का वो हाल करता है जो मेरा करने की साहब की हजरत ही रह गई। अरे सुन सुन। सुनता है। बैग में 30 पेटी रोकड़ा है, उसमें से जितना चाहे ले ले। जीत सिंह ने मजबूती से इनकार में सिर हिलाया। सब ले ले, वरना साथ ले जाओगे आखिरी सफ़र पर। अरे नादान न बन, मेरी बात सुन, समझ। क्या सुनूं, क्या समझूं? जो माल अब वैसे ही मेरा है। ठीक ठीक, और मैं क्या बोला? तेरा है बरोबर, तभी तो बोला ना सब ले ले। अभी अपने खतरनाक इरादे से बाज आ। जान बख्शी की कीमत अदा करना चाहते हो? कुछ भी समझ ले, पर समझ लिया। क्या? आप जिंदा रहे जो कि अब मुमकिन नहीं, तो सुबह होने तक आपका ऐसा दमन चक्र चलेगा कि रोकड़ा वापस आपके कब्जे में होगा और जीत सिंह की जान पहले से ज़्यादा शिद्दत से सूली पर टंगी होगी। ऐसा कुछ नहीं होगा, यकीन कर मेरा। आप जैसे करप्ट बद अखलाक हाकिम की काली ज़ुबान पर यकीन वही कर सकता है जिसका ऊपरला माला खाली हो। जीत सिंह की तर्जनी उंगली ट्रिगर पर मजबूत हुई। ईश्वर आपकी अंतिम यात्रा सफल करे सुरवे साहब। रहम रहम, वो बिलखता सा बोला। मेरे बीवी बच्चों पर रहम। मेरे पर तो किसी ने रहम न किया। मैं पापी, मैं अधम, मैं चांडाल, मैं तेरा मुजरिम, मैं इसलिए सज़ा, मौत की सज़ा। उसने फायर किया। सुरवे की टांगें उसके वजन के नीचे दोहरी हुई। वो भरभरा कर सरकारी कार के पहलू में गिरा। भारी सस्पेंस में जीत सिंह उस पर निगाह गड़ाए रहा। कुछ क्षण बाद उसने महसूस किया कि उसकी सांस चल रही थी। वो घबरा गया। दाता, ये तो अभी जिंदा था। गोली छाती में तो लगी थी, लेकिन उसकी उम्मीद और कोशिश के मुताबिक ऐन दिल के ऊपर नहीं लगी थी। क्या करे, वो उसे जिंदा छोड़कर नहीं जा सकता था। पीछे वो जिंदा बच जाता किसी करिश्माई तरीके से या एकाएक हासिल किसी की मदद से, तो अपने हौलनाक अंजाम के ख्याल से उसका जिस्म पत्ते की तरह कांपा। क्या करे, कुछ तो करना ही था। फिर उसने वो काम किया जो उसकी खुद की जान पर न बनी होती तो कभी ना करता। उसने सांस के लिए तड़पते सुरवे के गले पर अपना पाँव रखा और जोर से आंखें मीचते हुए पाँव पर अपने जिस्म का पूरा दबाव डाला। सुरवे का जिस्म थोड़ी देर तड़पा, फिर स्थिर हो गया। हिचकिचाते हुए जीत सिंह ने पाँव हटाया और झुककर आंखें फाड़कर नीचे देखा। हाकिम की आंखों से जीवन ज्योति बुझ चुकी थी। उसने जेब से रुमाल निकालकर गन को रगड़ रगड़ कर पहुंचा, फिर गन को वहीं लाश के करीब उछाल दिया। उसने कार में पड़ा बैग उठाया, उसकी जिप पूरी खोली और भीतर झाँका। बैग 2000 के नोटों से ठुसा हुआ था। फिर भी उसने नोट चौकस किए। 15 गड्डियाँ, 30 पेटी। बड़े मवाली का माल जो करप्ट पुलिस के हाथों से गुजरता वो उसके सामने था। पीछे छोड़ने का एक ही मतलब होता। आखिर जब पुलिस वाले वहाँ पहुँचते तो इस बात की किसी को भनक न लगने देते कि वारदात के वक्त साहब की कार में 2000 के नोटों से भरा बैग था। सब माल वो आपस में बांट लेते। थानेदार सुरवे के ऊंचे सदाचारिता की मिसाल किरदार की रक्षा के लिए साहब की कार से इतने नोट बरामद होते तो उसके उजले दामन पर ऐसा बदनुमा दाग लगता जो छुटाए न छुटता। सुरवे साहब के ऊंचे मय्यार की रक्षा ज़रूरी थी, इसलिए वो बैग कार में से हरगिज़ नहीं बरामद होना चाहिए था। साहब के मातहतों की वो बेमिसाल कुर्बानी थी कि वो साहब पर लगने वाली तोहमत को परोक्ष में अपने सिर ले रहे थे। बढ़िया। सुरवे की लाश आखिर बरामद हुई। इत्तेफाक से पुलिस की एक जीप उधर से गुजरी जिस पर सवार एक सब इंस्पेक्टर ने देखा कि एक पुलिस की कार सड़क किनारे लावारिसी खड़ी थी। उसने जीप रुकवाई और उस पर से उतरकर खुद कार तक पहुंचा। उसने एक शीशे में से भीतर झाँका तो उसे कुछ गैर मामूली न दिखाई दिया। दूसरे पहलू से भीतर निगाह डालने के लिए वो परली तरफ पहुंचा तो उसे सड़क पर लुढ़का पड़ा एक मानव शरीर दिखाई दिया। बावर्दी मानव शरीर। उसने झुककर नीचे देखा तो उसके छक्के छूट गए। बतौर एसएचओ दादर वेस्ट वो सुरवे को पहचानता था। 6 महीने पहले तक उसकी तैनाती दादर वेस्ट थाने में ही थी। इंस्पेक्टर साहब की छाती में गोली लगी थी जो ज़ाहिरा तौर पर उनकी मौत की वजह बनी थी। खबर ऊपर पहुंची तो सारे पुलिस के महकमे में हड़कंप मच गया।
फ़ौरन फॉरेंसिक टीम के साथ उच्चाधिकारी वहां पहुंचे। कार के एक पिछले टायर में लगी गोली ने अपनी कहानी खुद कही कि एसओजी कार को जबरन रुकवाने के लिए उसके टायर को गोली का निशाना बनाया गया था। वो बड़ा वाक़या था, इसलिए मीडिया से छुपा कर न रखा जा सका। अब थानाध्यक्ष सदाशिव राजाराम सुर्वे की कत्ल की खबर कल के अखबारों के मुख्य पृष्ठ पर दिखाई देना लाजमी था।